वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। तो आज हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो इकोसिस्टम होता है, सबसे पहले उसको टर्म दिया था एजी टेंसले ने। किसने दिया था? एजी टेंसले ने। और इकोसिस्टम जो होता है वो बेसिक यूनिट होती है इकोलॉजी की। अगर फादर ऑफ इकोलॉजी पूछा जाएगा तो ईपी ओडम, ठीक है। आपके कौन थे? ओडम साहब थे। और इनके क्या थे? एक शिष्य थे, यानी कि चेले थे। कौन से? आर मिश्रा। आर मिश्रा, जिनको हम बोलते हैं रामदेव मिश्रा, ठीक है। रामदेव मिश्रा जी इनके शिष्य थे ओडम के, ठीक है। तो ये आपके इंडिया में फादर कहलाते हैं इकोलॉजी के, ठीक। अगर अच्छा, मैं तो बहुत कह लीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे रामदेव मिश्रा जिस लैब में काम करते थे वहाँ काम करने का मुझे मौका मिला। यानी कि सबसे पहले बीएचयू में ही इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बॉटनी डिपार्टमेंट में, इसीलिए बॉटनी डिपार्टमेंट में हम लोग यहाँ पे इनके लैब में काम करते थे, ठीक है। तो रामदेव मिश्रा को याद रखिएगा नाम। अब देखिए आगे कह रहा है कि वर्किंग जो सिस्टम होता है वो इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। अकॉर्डिंग टू ओडम, ओडम ने कहा कि बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी जो होती है बायोटिक और एबायोटिक दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। और जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी प्राइमरी होता है वो सोलर एनर्जी होती है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी जो होती है साइक्लिंग ऑफ मटेरियल के थ्रू होती है। और इकोसिस्टम जो होता है हमारा एक ओपन सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि इसमें कोई भी आपके एक बाउंड्री नहीं पाई जाती है। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो दो कंपोनेंट होते हैं, एक एबायोटिक फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं बायोटिक फैक्टर कहलाता है, जिसमें नॉन लिविंग हमको प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या एक्चुअली में, देखिए बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि हमारे पर्यावरण, हमारे एटमॉस्फेयर और हमारे बीच में जो लेन देन आदान प्रदान होता है चीज़ों का, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम या इकोलॉजी शॉर्ट में बोल दीजिए। तो एबायोटिक में कौन कौन आते हैं? एबायोटिक में से लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, ठीक है। ये सब एबायोटिक सब्सटेंस में आएंगे। और बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आएगा? ऑटोट्रॉफ आएगा, हेटेरोट्रॉफ आएगा, सेप्रोट्रॉफ आएंगे, ठीक। ऑटोट्रॉफ का मतलब आपको पता ही है कि जो अपना खाना खुद बनाता है उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं, जैसे डेट्रायोर्स वगैरह हो गए, जिसमें फंजाई वगैरह आएंगे, आउटोट्रॉफ कहलाएंगे। अब आउटोट्रॉफ में दो तरीके की प्रोडक्टिविटी आगे हम पढ़ेंगे अभी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। हेटेरोट्रॉफ जो होते हैं हर्बीवोरस भी हो सकते हैं और कार्निवोरस भी हो सकते हैं। और अगर वो आपके कार्निवोरस होगा तो प्राइमरी कार्निवोरस होगा, सेकेंडरी कार्निवोरस और टॉप कार्निवोरस भी हो सकते हैं। तो इस सब अभी हम आगे इसको फूड चेन में बताते हैं। तो बस इससे आप एक चीज़ याद रखिए, एजी टेंसले का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और कंपोनेंट इकोसिस्टम क्या होते हैं? एबायोटिक और बायोटिक सिस्टम होता है इसमें। और जो है रामदेव मिश्रा जी का नाम याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम बात करें टाइप ऑफ इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं। एक नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है, एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है। जिसको आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, जिस इकोसिस्टम को हम लोगों ने बनाया उसको बोलते हैं मैन मेड। जिसको नेचर ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, उसको नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में भी दो, एक तो टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थल वाला भाग होता है, और एक्वेटिक यानी कि पानी वाले भाग हो सकते हैं। अब देखिए टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, डिजर्ट हो गया, सवानास हो गया, ये सब आते हैं। एक्वेटिक में जो है फ्रेश वाटर हो गया, लेंटिक, ये याद करिएगा, लेंटिक जो है स्टैग्नेंट वाटर को, ठहरे हुए पानी को बोलते हैं। और लोटिक सिस्टम जो होते हैं आपके रनिंग वाटर को बोलते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा रनिंग वाटर का यानी कि लोटिक सिस्टम पर डीओ ज़्यादा होता है, और स्टैग्नेंट यानी कि ठहरे हुए पानी का डीओ यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है? कम होता है। अभी हम बताएंगे डीओ और बीओडी की जब चर्चा करेंगे लास्ट वाले इसी के इकोलॉजी के लास्ट वाले पोर्शन में, ठीक है। तो आप देखिए मैरीन, रनिंग वाटर, ये सब किस में आते हैं? ये आपके एक्वेटिक वाले में आते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिम्नोलॉजी, स्टडी ऑफ लेक, यानी कि झील की स्टडी को हम लोग लिम्नोलॉजी बोलते हैं। अगर आर्टिफिशियल मैन मेड की सिस्टम की बात करें तो हमने क्या बनाया है? क्रॉप लैंड बनाए हैं, ठीक है। यानी कि जो हम धान, चावल, गेहूं उगाते हैं, ये सब एग्रीकल्चर जितने भी खेती वगैरह करते हैं, ये भी तो एक तरीके का इकोसिस्टम है। इसको हम लोगों ने बनाया, एग्रीकल्चर आपका आर्टिफिशियल है। और एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम यानी कि जो हम लोगों ने जो मछली पालते हैं, ठीक, एक्वेरियम, ये सब भी हम लोगों ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है इकोसिस्टम। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आर्टिफिशियल वाला सबसे बड़ा कौन सा सिस्टम है, तो एग्रीकल्चर जो होता है या एग्रो इकोसिस्टम इसी को बोलते हैं, वो सबसे लार्जेस्ट आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज इकोसिस्टम में भी स्मॉल या लार्ज हो सकता है, ठीक। ये स्मॉल इकोसिस्टम कॉल्ड द माइक्रो सिस्टम, जैसे पॉन्ड, ठीक है। और बड़े में जैसे आपका ओशियन वगैरह आ गया, बायोस्फीयर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। ये दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में हमने लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, सैलिनिटी है, ये सब आपके आते हैं। अगर ट्रॉपिक लेवल 1 की बात करें, देखिए ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन आएंगे? खाली और खाली प्रोड्यूसर आएगा। ट्रॉपिक लेवल नंबर 2 में कौन आएगा? प्रोड्यूसर को खाने वाले, यानी कि आपके हर्बीवोरस आएंगे, ठीक है।
तो T1 में क्या हो गए, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में प्लांट्स आएंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे, ऑटोट्रॉफ या फिर लिथोट्रॉफ्स होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, या तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग सल्फर, आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, किसी एक आयरन बैक्टीरिया का नाम बताइए, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो लेप्टोथ्रिक्स आर्की, ठीक है, लेप्टोथ्रिक्स आर्की आयरन बैक्टीरिया होते हैं, और हाइड्रोजन बैक्टीरिया भी इसी में आते हैं। ठीक, अगर हम ट्रॉफिक लेवल 2 की बात करें तो ट्रॉफिक लेवल 2 जो होते हैं T1 पे डिपेंड करते हैं, T2 वाले ये सब हर्बीवोरस होते हैं। ठीक, हर्बीवोरस होते हैं। अगर ट्रॉफिक लेवल 3 की बात करें तो हर्बीवोरस को खाने वाले, आपको पता है हर्बीवोरस को खाने वाला क्या कार्निवोरस कहलाएगा, तो ये प्राइमरी कार्निवोरस, जैसे फ्रॉग हो गए, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल्स हो गया, ट्रॉफिक लेवल 3। ट्रॉफिक लेवल 4 में कंज्यूमर जैसे टाइगर और लायन आ गया, और ट्रॉफिक लेवल 5 में अगर देखा जाएगा तो इसमें डिकम्पोजर्स आते हैं कि इनके मरने के बाद, इनको बोलता है टॉप कंज्यूमर बोला जाता है, इनके मरने के बाद इसको डिकम्पोज करेंगे, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रॉफिक लेवल 5 में। अच्छा, ट्रॉफिक लेवल 5 में फंजाई, सेप्रोफिटिक फंजाई को भी रखा गया, जैसे मॉर्केला हो गया, लाइकोपर्डान हो गया, एगेरिकस। देखिए मॉर्केला, लाइकोपर्डान, एगेरिकस हम लोग एडिबल फंगस होते हैं, इनको खाते हैं, इसलिए एक टर्म याद कर लीजिए MLA, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, इसी तरीके से MLA याद कर लीजिए, यानी कि M फॉर मॉर्केला, L फॉर लाइकोपर्डान और A फॉर एगेरिकस। ठीक है, ये एडिबल फंगस होते हैं, बिलोंगिंग टू दिस ट्रॉफिक लेवल, यानी कि ट्रॉफिक लेवल 5 में आते हैं। अच्छा, एक टर्म पूछा जाता है बड़ा फ्रिक्वेंटली, डेट्राइओर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं। तो डेट्राइओर्स वो एनिमल होते हैं जो सड़े गले पदार्थों को, जैसे सड़े गले पदार्थ नहीं कह सकते, जैसे डिकेइंग लीफ है, कहीं पर पत्ती गिरी हुई है, उसको आपको फ्रेगमेंटेशन कर दे, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दें, ठीक है, चाहे खा करके चाहे अपने कुतर करके, उसको बोलते हैं डेट्राइओर्स। जैसे अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म हो गया, टर्माइट्स हो गए, स्मॉल इंसेक्ट हो गए, ये सब आपके क्या डेट्राइओर्स में आएंगे। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैरम ये, अच्छा ये छोटे छोटे टर्म होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। कैरिंग कैपेसिटी होती है मैक्सिमम झेलने की क्षमता, यानी कि आपका इन्वायरमेंट कितना, जैसे आपके इन्वायरमेंट मान लीजिए 2 kg भोजन है, तो वो मान लीजिए ये 2 kg भोजन 100 लोगों के अवेलेबल है, तो ये 105, तो 100 ही लोगों को ये मैक्सिमम झेल सकता है, 105 को नहीं झेल सकता, यानी कि इसकी मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब अभी डाइवर्सिटी के बारे में जब आएगा तो उसमें हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इन सब की बात आगे करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के। अब देखिएगा डायनामिक फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्टिविटी होती है, क्या होती है, प्रोडक्टिविटी। अब देखिए प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है, द रेट ऑफ बायोमास। देखिए बायोमास और प्रोडक्टिविटी में यही अंतर होता है कि बायोमास पूरा एक साल में, ठीक है, एक साल में कितना बना उसको हम लोग बायोमास बोलते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी जो होती है, सॉरी, जो आपका ये बायोमास होता है वो पूरे ईयर में, पूरे अपने पेड़ पौधे अपनी लाइफ में कितना अपना भोजन बनाएं, उसको हम लोग बायोमास बोलते हैं। और रेट, यानी कि एक दिन का भी, एक सेकंड का भी, या एक साल का, जनरली हम लोग एक साल में निकालते हैं, तो उसका रेट जो होगा वो प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। तो बायोमास और प्रोडक्टिविटी में यही अंतर होता है, यानी कि आप बायोमास में टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी आपके एक टाइम के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। ये ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या केजी पर मीटर स्क्वायर, या पर ईयर, या टन पर हेक्टेयर, या पर ईयर, इसका क्या होता है, यूनिट होता है। अब देखिए प्रोडक्टिविटी में आपसे बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होती है। सपोज कीजिए हमारे पास एक प्लांट है, क्या है ये, एक प्लांट है, ठीक है, अब इस पर सनलाइट पड़ रही, ये लगातार बेचारा फोटोसिंथेसिस करेगा। सपोज कीजिए इसने 100, ठीक है, 100 फोटोसिंथेसिस किया, 100 किलो कैलोरी जो है खाना जुटाया, तो ये 100 किलो कैलोरी जो है इसका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा, राइट। तो प्रोडक्टिविटी जो आपके प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी जो हम ये बता रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी ये जो आपके 100 बनाया गया, इसको हम लोग बोलते हैं GPP, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास का मतलब कि जैसे मान लीजिए हम कोई सामान खरीद के लाएँ 100 रुपये में, अभी उसको बेचे नहीं है, तो वो 100 रुपये जो हमारा है GPP कहलाएगा, प्राइस, ठीक, ग्रास प्राइस कहलाएगा उसका। लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या चीज़ होता है कि इस पेड़ को भी जिंदा रहने के लिए कुछ तो भोजन चाहिए ना, तो ये भोजन के रूप में जितना खाना खा लिया, 100 में से जितना पार्ट इसका घट गया, सपोज कि ये 10 खा गया, क्या एक साल में 10 इसने खुद खा लिया, ठीक है, जिंदा रहने के लिए अपने खुद के, तो 100 में से 10 घट जाएगा। अच्छा, ये 10 घटेगा कैसे, कैटाबोलिक रिएक्शन के द्वारा। और मेजर कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, क्या, रेस्पिरेशन। यानी कि जो आपका ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से अगर हम रेस्पिरेशन को घटा दें, ठीक है,
यानी कि 100 में से 10 को घटा दें तो जो बचेगा वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हम लिख सकते हैं कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और जीपीपी माइनस आर, आर क्या, रेस्पिरेशन ऑफ द प्लांट और प्रोड्यूसर, ठीक है। अब देखिए यही जो एनपीपी होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है, इसी को प्लांट जो है अपने फ्रूट में, अपने रूट में, अपने सूट में जा कर के फूड को इकट्ठा करते हैं और इसी एनपीपी, यही एनपीपी जो है हम खाते हैं। फ्रूट को हमने खाया तो एनपीपी हमारे अंदर पहुंच आएगा, एनपीपी, ठीक है। अब इस एनपीपी को जब हम खाएंगे तो इस एनपीपी का भी कुछ फॉर्म जो होगा, कुछ आपका एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा, यानी कि एनपीपी का भी कुछ पार्ट लॉस हो जाएगा हीट के फॉर्म में थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग। और जो बचा हुआ पोर्शन है उसी के द्वारा हम लोग अपना फैट बनाएंगे, अपना लिपिड बनाएंगे, अपने बॉडी में प्रोटीन बनाएंगे। इसी को बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट के द्वारा बनाई जाती है, दो तरीके की होती है, आपका ग्रास जीपीपी और एनपीपी होती है। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कि कंज्यूमर के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एनपीपी को खा करके बनाई जाती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो आपसे ये फार्मूला पूछ लेता है जीपीपी क्या होता है, एनपीपी क्या होता है। तो अगर आपसे खाली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा जाएगा तो ग्रासलैंड की ज़्यादा होती है, लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछा जाएगा तो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की होती है, जैसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट वगैरह की, इनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। जैसे हाई प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम में कौन कौन आते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, सवाना हो गया, कोरल रीफ हो गया, शुगर केन फील्ड हो गया। एवरेज वाले में कौन आते हैं, टेम्परेट आते हैं, टेम्परेट वाले। लेस प्रोडक्टिविटी जो होते हैं, देखिए लेस प्रोडक्टिविटी लिखा है लेकिन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में लिखा है, ग्रासलैंड हो गया, सवाना हो गया। अच्छा सवाना क्या होता है, सवाना भी ग्रासलैंड होते हैं लेकिन ये दूर दूर होते हैं, इनमें काफ़ी डिस्टेंस होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह में पाया जाता है। लो प्रोडक्टिविटी किसकी होती है, डिजर्ट की, रेगिस्तान की सबसे लो प्रोडक्टिविटी होती है। अब देखिए दूसरा है डायनामिक ऑफ द डायनामिक कह लीजिए चाहे फंक्शन कह लीजिए इकोसिस्टम का। दूसरा एनर्जी फ्लो होता है। अब एनर्जी फ्लो क्या चीज़ होता है, एनर्जी फ्लो मतलब अगर मान लिया ट्रॉफिक लेवल 1 है, ट्रॉफिक लेवल 2 वाले ने 1 को खाया तो 90% देखा गया कि एनर्जी लॉस हो जाती हीट के फॉर्म में, खाली और खाली इसको 10% एनर्जी मिलेगी T2 को, ठीक है। यानी कि जितनी एनर्जी T1 के पास रहेगा उसका 10 ही % T2 को मिलेगा, बाकी 90% लॉस हो जाएगा। इसी को बोलते हैं 10% ला। क्या बोलते हैं, 10% एनर्जी फ्लो या 10% एनर्जी ला। इसको सबसे पहले लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, लिंडमैन ने इस चीज़ को खोजा था। तो एनर्जी फ्लो देखिए 1 से 3% सोलर रेडिएशन का प्लांट को मिलता है, जिसका वो यूटिलाइज़ करते हैं कितना, 1%। लेकिन सारे प्लांट 1 से 3% यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा शुगर केन होता है वो C4 प्लांट होता है, ठीक है। ये 10 से 12% उस लाइट का यूज करता है, इसीलिए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है और मैक्सिमम सुक्रोज बनाता है। इसीलिए जितना खा पाता उतना अपने स्टेम में क्या करता है, स्टोर कर देता है। देखिए 10 से 12% एनर्जी लाइट ले रहा है, इसका प्रूफ भी ये दे रहा है, ठीक है। इसीलिए तो गन्ना में कितना सारा सुक्रोज होता है, ठीक, क्योंकि ये 10 से 12% यूज़ करता। C4 प्लांट होता है, क्रेंजेनोटॉमी होती है, और ये शुगर केन बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। एनर्जी फ्लो जो होता है यूनी डायरेक्शनल में होता है, एक डायरेक्शन में होता है, T1 से लेकर के टॉप कार्निवोरस की तरफ होता है। प्रोड्यूसर का सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर की एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। ओके 10% एनर्जी हमने बताया प्राइमरी प्रोड्यूसर से हर्बिवोरस में जाएगा, हर्बिवोरस से कार्निवोरस, टॉप कंज्यूमर में। जैसे देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर पे 1000 किलो कैलोरी है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 100 किलो कैलोरी, ठीक। हर्बिवोरस में इसका 10% 10 किलो कैलोरी कार्निवोरस के पास, इसका एक 10% आपका 1 किलो कैलोरी होगा, टॉप कार्निवोरस को मिलेगा। तो ये 10% ला कहला। अब देखिए क्या है यहाँ पे जितना भी रेडिएशन आ रहा है, जितना भी फूड बन रहा है, ठीक, देखिए 90% जो है कहाँ पे चला रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में ये लॉस हो जा रहा है। खाली और खाली 10% किसको मिल रहा है, 1 to 3% किसको मिल रहा है, प्रोड्यूसर को मिल रहा है। और प्रोड्यूसर से भी 10% खाली हर्बिवोरस को मिल रहा है, 10% कार्निवोरस को मिल रहा है, 10% टॉप कार्निवोरस को मिल रहा है। यानी कि टॉप कार्निवोरस को पास सबसे कम एनर्जी होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर के पास होती है। बाकी 98% जो होती है रेडिएशन लॉस हो जाता है, 1 to 3% प्लांट पाते हैं, 1 to 3% का भी 10% जो है आप हर्बिवोरस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ये लिंडमैन 1942 में लिखा गया। अब तीसरा जो है आपका डायनेमिक्स फूड चेन होता है। अब देखिए फूड चेन जो होता है, फूड चेन का मतलब होता है एक यूनिडायरेक्शन, ठीक है। यूनिडायरेक्शन मेथड जो होता है, कौन किससे भोजन लेता है, इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। यानी कि प्रोड्यूसर से आपका
क्या प्राइमरी कंज्यूमर लेगा, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर से क्वार्टनरी कंज्यूमर। अब देखिए प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर तो प्राइमरी कंज्यूमर है, लेकिन सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या हम प्राइमरी कार्निवोरस नहीं बोल सकते? ये पहली बार इसको खा रहा है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर क्या होंगे? अरे भाई प्राइमरी कंज्यूमर कोई जीव होगा तो सेकेंडरी कंज्यूमर उसको खा रहा है, एक तरीके से मीट खा रहा है, तो वो प्राइमरी क्या कहलाएगा? कार्निवोरस कहलाएगा। और टर्सरी कंज्यूमर सेकेंडरी कार्निवोरस कहलाएगा, दूसरी बार ये खाने जा रहा है, और ये टॉप कार्निवोरस कहलाएगा। और टॉप कार्निवोरस को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, ई जो होते हैं, ई एल्टन ने सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, और यानी कि फूड चेन में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ई इलेक्ट्रन ने दिया था, लेकिन 10% ला आपके लिंडमैन ने दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे सपोज कि ग्रास है, वो रैबिट खा रहा है, तो इसको 10% एनर्जी मिलेगा रैबिट से, हॉक यानी कि उल्फ वगैरह खा रहे हैं या फिर इसको वल्चर वगैरह खा रहे हैं, तो इसको क्या 10% इसको मिलेगा। लेकिन ट्रॉफिक लेवल, जैसे ट्रॉफिक लेवल की प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है ग्रीन प्लांट, फिर हर्बीवोरस, देन कार्निवोरस, देन टॉप कार्निवोरस। अगर ये तो ट्रॉफिक लेवल के रिस्पेक्ट में बोला गया। ट्रॉफिक लेवल ग्रीन प्लांट को T1, T2, T3, T4 बोला जाता है ट्रॉफिक लेवल के रिस्पेक्ट में। ठीक, अब देखिए तीसरा जो होता है आपका हमारा फूड चेन जो होता है, फूड चेन कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग फूड चेन। पहला क्या होता है? ग्रेजिंग फूड चेन जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है, डिपेंड ऑन द सोलर रेडिएशन, मोर कॉमन इन द फूड चेन होते हैं। ठीक है, आप देखिए ग्रेजिंग फूड चेन में देखिए यहाँ पे ग्रास है, यहाँ पे ग्रास होपर है, लिजर्ड है, हॉक है। ठीक, ये ग्रेजिंग है। डेट्राइटस फूड चेन जो होते हैं वो आपके डेड और डिकेइंग मटेरियल से स्टार्ट होते हैं, यानी कि माइक्रोब से स्टार्ट होते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर हो गया, अर्थवर्म हो गया, फ्रॉग हो गया, स्नेक हो गया, हॉक हो गया। लेकिन एक होता है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन जो होते हैं ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होगा, लेकिन आपकी स्मॉल ऑर्गेनिज्म पे खत्म होगा, यानी कि पैरासिटिक और डेट्राइटस एक दूसरे के उल्टा हो रहे हैं। ये स्मॉल से शुरू होकर लार्ज पे खत्म हो रहा है, ये लार्ज से शुरू होकर के स्मॉल पे खत्म हो रहा है। तो ट्री हो गया, उसके बाद पैरासिटिक ईटिंग बर्ड्स हो गई, उसके बाद क्या हो गया आपका उसके बाद जो है आपका पैरासाइट हो गए, उसके बाद बैक्टीरिया और फंजाई जो है इसको क्या करेंगे? डिग्रेड कर देंगे। लेकिन ये आपके जो दोनों है डेट्राइटस फूड चेन और पैरासिटिक फूड चेन जो होते हैं, ये नेचर में जो है एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन पिरामिड जो हम बनाएंगे, पिरामिड एनर्जी का, पिरामिड बायोमास का, वो खाली और खाली ग्रास जो है ग्रास वाले का बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन का बनाएंगे, GFF ग्रेजिंग, GFC का बनाएंगे, ग्रेजिंग फूड चेन का। अब देखिए ये जो आपका फूड चेन है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपके घास को यही खाएगा, घास के बाद रैबिट, गाजर को रैबिट ही खाएगा, रैबिट को जो है आपका वल्चर ही खाएगा। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए बताया गया है। लेकिन हमारे नेचर में एग्जिस्ट करता है फूड वेब। फूड वेब का मतलब कोई किसी को भी खा सकता है, यानी कि ढेर सारे फूड चेन मिल करके फूड वेब का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है इन द इकोसिस्टम आइसोलेटेड फूड चेन डज नॉट प्रेजेंट, आइसोलेटेड डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बदले जो होते हैं ये फूड वेब, यानी कि फूड चेन को मिला करके ढेर सारे फूड वेब बनता है। ठीक है, कह रहा है कि इट मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। फूड चेन एंड फूड वेब डू नॉट इंक्लूड डिकम्पोजर, इनमें डिकम्पोजर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इकोलॉजिकल पिरामिड पांचवा। ठीक है, पांचवा क्या इसका कंपोनेंट है? इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को सी एल्टन ने दिया था ये समझने के लिए कि किसके पास एनर्जी कितनी ज़्यादा है, या किसका बायोमास कितना ज़्यादा है, या किसका आपके किसका एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, नंबर, तीन चीज़ को समझने। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होते हैं वो तीन बेसिस पर बनाए जाते हैं, एक नंबर पर, एक आपके बायोमास पर, एक पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो आपको पता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी, देखिए सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे T1 है, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। तो T1 अपने आप में एक कम्युनिटी हो गया, T2 अपने आप में, T3 अपने आप में, T4 अपने आप में। तो ये जो हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। एक लोगों ने हमसे पूछा था स्कैरिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन में क्या अंतर होता है। तो स्कैरिफिकेशन जो होता है, जब कोई सीड जर्मिनेट नहीं होता है, हार्ड सीड कोटिंग होता है, तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, केमिकल दिए जाते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कराया जाता है, तो वो आसानी से जर्मिनेट हो जाता है, उसको हम लोग स्कैरिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, एनिमल जो T1, T2, T3 है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। और स्ट्रैटिफिकेशन पे जितना भी आपके T1 लेवल पर जितना भी आपके इसका बायोमास होगा, उसको हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग
क्रॉप बोलते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर 100 लोग हैं, इनका वजन जो है, तो ये 100 लोगों का वजन स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ पिरामिड में अगर हम बात करें, ठीक, तो पॉन्ड इकोसिस्टम आ गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम आ गया, पैरासिटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड आता है। बायोमास में बात करें तो पॉन्ड, फॉरेस्ट, पैरासिटिक, ग्रासलैंड। अब देखिए एनर्जी पिरामिड सबसे बेस पर सबसे नीचे की तरफ हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोड्यूसर को बनाते हैं, ठीक, और सबसे ऊपर हम लोग कंज्यूमर की तरफ बनाते हैं, जो जैसा जिसका नंबर रहेगा। तो आपको पता है कि एनर्जी लगातार ऊपर जाने पर, ऊपर टॉप करने पर घटती चली जाती है। तो इसका मतलब कुछ पिरामिड इसका ऐसा बनेगा, मान लीजिए इसके पास 100 एनर्जी थी, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 10%, इसका कितना हो जाएगा, 10, ठीक है, उसके बाद 1 हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे हमेशा अपराइट पिरामिड बन रहा है, ये ऊपर की तरफ बन रहा है, यानी कि अपराइट पिरामिड बन रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो एनर्जी का पिरामिड कभी भी डाउनवर्ड होता ही नहीं, हमेशा और हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन अपवर्ड होता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो हो रही है। और नंबर और बायोमास में एक चीज़ याद कर लीजिए, एक फंडा है, एक है नट, क्या, नटवर, ठीक है, नटवर लाल उल्टे हैं, ठीक है, नटवर लाल उल्टे हैं, ठीक, नटवर, ठीक है, नटवर लाल को जानते हैं ना आप लोग, ठीक। नटवर से हो गया, ना से हो गया नंबर, ठीक है, टा से हो गया आपका ट्री। अगर ट्री का नंबर पूछा है, ठीक है, ट्री के नंबर का पिरामिड पूछा है, या वा से हो गया आपका बा से, यानी वही बा माने बायोमास, और रा फॉर रिवर में बायोमास में रिवर का पूछा है और नंबर में ट्री का पूछा है, तब तो क्या होगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। वरना आपके चाहे नंबर्स किसी का भी पूछे, चाहे बायोमास किसी का भी पूछे, हमेशा और हमेशा सीधा ही बनेगा। तो ये हमेशा याद कर लीजिए, नटवर लाल उल्टे हैं, बाकी सब सीधे हैं। यानी कि नंबर में ट्री का पूछेगा और बायोमास में अगर आपके रिवर का पूछेगा तो उल्टा बनेगा, नहीं तो बाकी सबका सीधा बनेगा। और आपको पता है एनर्जी का हमेशा और हमेशा सीधा ही बनता है। देखिए यहाँ पे एनर्जी पॉन्ड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, पैरासिटिक हो गया, आपका ग्रास, क्रॉपलैंड, देखिए सब सीधे बने हैं, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब इसमें है इकोलॉजिकल सक्सेशन कह रहा है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब कि जहाँ पर कुछ नहीं है, क्या, जहाँ पर कुछ नहीं है, जैसे बेयर रॉक्स हो गए, मरुस्थल हो गया, कुछ नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पर पेड़ पौधों का आना, हरियाली का आना, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक आपका सेकेंडरी होता है। प्राइमरी का मतलब जहाँ पर पहले कुछ नहीं था लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे प्लांट उगना स्टार्ट हो गए, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी। और सेकेंडरी का मतलब जहाँ पहले कुछ था लेकिन सुनामी वगैरह की आने की वजह से, या फिर आपके वोल्केनो वगैरह या आग लगने की वजह से वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर वहाँ से धीरे धीरे उगना सब कुछ चालू हो गया, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, देखिए प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी सक्सेशन जो होते हैं बहुत लेट में धीरे धीरे होता है क्योंकि वहाँ पहले कुछ नहीं था, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में वहाँ पहले कुछ था, यानी कि वहाँ की मिट्टी फर्टाइल होगी, वहाँ पर पेड़ पौधे जल्दी उगाएंगे। तो सेकेंडरी सक्सेशन मोर फास्टर होता है कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। अब देखिए सक्सेशन के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक 3 कम्युनिटी होती है। सबसे पहले जो प्लांट उगेंगे उनको हम लोग पायोनियर कम्युनिटी बोलते हैं, बीच वाले जितने भी होंगे उनको सीरियल कम्युनिटी बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेगा उसको बोलते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो कौन कौन से टर्म हो गए, पीएससी का मतलब पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और आपके सी फॉर क्लाइमैक्स कम्युनिटी। तो सबसे पहले पायोनियर कम्युनिटी से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास रॉक्स हैं, रॉक पे धीरे धीरे क्या उगेगा, लाइकेन उगेंगे, आपके बांस उगेंगे, तो वो पायोनियर कम्युनिटी में आएगा, ठीक। उसके बाद ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स उगेंगे, जिम्नोस्पर्म वो सीरियल कम्युनिटी, उसके बाद लास्ट में एंजियोस्पर्म आएंगे, वो आपके क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन हमने आपको बता दिया। प्राइमरी सक्सेशन वो होता है जहाँ पर कुछ नहीं था, कुछ वहाँ पर उग आया, ठीक है, वो प्राइमरी। सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पर पहले कुछ था, जैसे मुंबई है, मुंबई में पहले जो कोस्टल एरिया है, जब तक सुनामी नहीं आई थी तब तक अच्छा खासा वहाँ पर लाइफ था, लेकिन सुनामी आने से वहाँ पे पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए, ठीक है, लेकिन फिर से वो जल्दी से उग आएंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन ज़्यादा आपका फास्ट होता है क्योंकि वो वहाँ की ज़मीन फर्टाइल होती है, राइट। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी। अब ये सीरियल कम्युनिटी हमने बताया ना, ठीक है, सीरियल कम्युनिटी, पायोनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी और क्लाइमैक्स। ये सीरियल कम्युनिटी का होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी और पायोनियर कम्युनिटी का। अब देखिए ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, ये तो सब आपको पता ही है, या सॉरी, यहाँ पर आइए, कह रहा कि हाइड्रोसीयर क्या होता है। हाइड्रोसीयर का मतलब होता है कि वाटर में, जैसे कोई मान लीजिए वाटर है, वहाँ पर धीरे धीरे जो एक झील है वहाँ पर धीरे धीरे प्लांट उगा रहे हैं झील में, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोसीयर, यानी कि पानी में चलने वाला सक्सेशन। मीजोसीयर या मिजार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जैसे दलदली एरिया है जहाँ पर ना ज़्यादा पानी है ना ज़्यादा आपके
ना ज़्यादा आपके लैंड है, तो उसको बोलते हैं मीसोस्फीयर। जीरोस्फीयर, जीरोस्फीयर का मतलब ड्राई कंडीशन में जो सक्सीशन हो रहा है, जैसे लिथोस्फीयर बेयर रॉक्स को बोलते हैं, पैज्मोस्फीयर जो होते हैं सैंड वाले पे बोलते हैं, हेलोस्फीयर जो होते हैं सलाइन कंडीशन वाले में बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग टर्म है, इनको याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए काजेज ऑफ सक्सीशन क्या होता है। सक्सीशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनिशियल फैक्टर जैसे क्लाइमेट, ए बायोटिक फैक्टर हो सकते हैं, इरोजन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, वल्केनो कहीं पर ज्वालामुखी फट रही है, ठीक है, और आपके और अदर फैक्टर जैसे माइग्रेशन, वहाँ से लोग चले गए, ठीक है, इन्वेजन हो गया, और आपका एग्रीगेशन हो गया, कंपटीशन वहाँ पे चल रहा है, दो लोग मारा पीट कर लिए, ठीक है, यानी कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए दो जानवर आपस में लड़ गए, वहाँ पे सब लोग ख़त्म हो गए, ठीक है, ये रीज़न हो सकता है। और या तो हम नई कम्युनिटी वहाँ पर बनाने के चक्कर में वहाँ पे जो पहले से प्लांट थे उनको भी हमने ख़त्म कर दिया, तो ये सब क्या है कॉजेज़ हैं। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट जैसे ऑन रॉक्स, अगर हम रॉक की बात करें तो वहाँ पे लाइकेन उगेगा, मॉस उगेगा पायोनियर कम्युनिटी के रूप में, ठीक, सैंड ब्लू ग्रीन एल्गी पायोनियर कम्युनिटी कहलाएगा, और लेक में, ठीक है, जैसे रॉक पे पायोनियर कम्युनिटी आपका मॉस कहलाएगा, लाइकेन हो गया, सैंड में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, पॉन्ड या लेक में क्या होंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन पायोनियर कम्युनिटी का काम करेंगे। डिफॉरेस्टेशन एरिया में क्या स्मॉल ग्रासेस, ठीक है, और आपके फर्न के जो राइजोम्स होते हैं वो आपके काम करेंगे। डिकेइंग काउ डंग, म्यूकोरेल्स और पेजाइजेस जो होते हैं वो पायोनियर कम्युनिटी का काम करते हैं। पेजाइजेस का मतलब पेजाइजा फंगस वगैरह, म्यूकोरेल्स का मतलब म्यूकर, काउ डंग पे जो उगते हैं उनको हम लोग क्रोपोफेगस फंजाई बोलते हैं। जब हम लोग फंजाई पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये पढ़ेंगे, ठीक है, कि बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर जो होते हैं वो क्रोपोफेगस होते हैं, यानी कि काउ डंग वगैरह पे उगते हैं। पायोनियर प्रोसेस ऑफ सक्सीशन, प्रोसेस में क्या होता है आपके प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होता है, पहले आपका पीएससी यानी कि आपका पायोनियर कम्युनिटी, उसके बाद सीरियल कम्युनिटी, उसके बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी। प्राइमरी कम्युनिटी में लाइकेन आएगा, लाइकेन अपने अंदर से एसिड निकालेगा, रॉक को धीरे धीरे चूरा बना देगा, अगर हम रॉक की बात करें। उसके बाद सीरियल कम्युनिटी आएगी, थोड़े बहुत फर्टाइल होकर टेरिडोफाइट्स वहाँ पे उगेंगे, टेरिडोफाइट्स आने से फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे धीरे धीरे और अच्छे प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। तो इतना घुस करके आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर दो थ्योरी ये ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ पर सक्सीशन के लिए दो थ्योरी दी गई है, ठीक है, दो थ्योरी। एक मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, यानी कि जो आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है वो एक ही बनेगा, लेकिन एक लोग कहे थे कि नहीं, एक नहीं बनता, एक से ज़्यादा क्लाइमेक्स बनता है। तो इस मोनोक्लाइमेक्स, मोनो का मतलब एक, पॉलीक्लाइमेक्स, तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी आपके क्लीमेंट्स ने दिया था, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे हम आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल याद कर लीजिए, MC, ठीक है। तो M फॉर मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, C फॉर क्लीमेंट्स ने दिया था, और पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी टेंसले ने दिया था। यहाँ पर MC PT, ठीक है, PT ऊषा को जानते हैं ना, PT ऊषा, तो PT से याद कर लीजिए। पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी जो है टेंसले ने दिया था। तो ये दो थ्योरी आप याद रखेंगे, मोनोक्लाइमेक्स और पॉलीक्लाइमेक्स। मोनोक्लाइमेक्स जो होता है आपके क्लीमेंट्स ने दिया था, पॉलीक्लाइमेक्स आपके टेंसले ने दिया था। आप सक्सेशन देखिए, अगर बेयर रॉक्स यानी कि जीरो सीयर पे बात किया जाए तो पहले सबसे पहले पायोनियर आएगा, उसके बाद सीरियल कम्युनिटी आएगा, उसके क्लाइमेक्स कम्युनिटी आएगा। पायोनियर कम्युनिटी में क्या बनेगा, इसमें क्या उगेगा, लाइकेन उगेगा, लाइकेन में भी क्रस्टोज लाइकेन उगेगा, ये आपके चूरा बना देगा। उसके बाद क्या, उस पर फोलियोज लाइकेन उगेगा, मॉस आएगा, हर्ब आएंगे, श्रब आएंगे, श्रब आने के बाद उस पर टीक्स और टेक्सस ये सब प्लांट उगेंगे, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और उसके बाद ये पूरा हरा भरा बड़े बड़े प्लांट आ जाएंगे इस पर। अब खाली आप जो है ये खाली देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, कार्बन साइकिल है और ये इस तरह फास्फोरस साइकिल है। देखिए कार्बन का मेन रिजर्वायर पूछता है, तो कार्बन का मेन रिजर्वायर जो होता है ओशियन होता है, क्या होता है, ओशियन होता है। और फास्फोरस का मेन रिजर्वायर जो होता है वो आपके रॉक्स होते हैं। ये दो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो फास्फोरस का मेन रॉक्स फास्फेट के फॉर्म में, और ओशियन में कार्बन अपने बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, ठीक। तो कार्बन अगर साइकिल हमको देखें, कार्बन जो होता है गैसियस होता है, लेकिन फास्फोरस नॉन गैसियस यानी कि सेडिमेंट्री वाले में आता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CO2 का आदान प्रदान हमारे और प्लांट के बीच में होता है, लेकिन फास्फोरस का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी कि फास्फोरस एक तरीके से कह लीजिए कि ये एक्सचेंज इसका नहीं होता, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में नेग्लिजिबल एक्सचेंज होता है, लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज होता है ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में कार्बन वाले का, ठीक है। इन दिस साइकिल पूल इज प्रेजेंट इन द हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, जबकि यहाँ पर क्या होता है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब ये चट्टान में पाया जाता है, और यहाँ पर ये एयर के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो बस इतना जो है ये इकोलॉजी का पहला वाला पोर्शन हमने पूरा कवर किया, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको जल्दी से आप रिवीजन कर लिए, मैं नोट्स ऑलरेडी आपको दे ही चुका हूँ। थैंक यू।